दोस्तों, हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होना जहां एक तरफ बहुत बड़ी उपलब्धि है, वहीं दूसरी तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना उससे भी बड़ी चुनौती। अब जब हमारे देश में डेमोक्रेसी को 70 साल से भी अधिक हो चुके हैं, तो आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसी चुनिंदा घटनाओं के बारे में जिनका घटित होना न केवल शर्मनाक था बल्कि देश विरोधी भी था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज बेल आइकन अभी प्रेस करिए, वरना आप तक मेरे नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमारे देश में लोकतंत्र रूपी वृक्ष भले ही युवा हो, मगर इसकी जड़ें काफी गहरी फैली हुई हैं। इस वृक्ष को कई बार उन लोगों द्वारा ही क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया जिनकी जिम्मेदारी थी इसको सींचना, इसका संरक्षण करना। 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी द्वारा देश में अनिश्चित काल के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी और आम नागरिकों के भी कुछ फंडामेंटल राइट्स छोड़कर बाकी सारे राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे, तो ऐसा लगने लगा था कि दिस माइट बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ आवर डेमोक्रेसी। मगर जिस तरह सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, ठीक उसी तरह हमारा लोकतंत्र भी इस अग्नि परीक्षा से गुजरकर और भी ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ हुआ। इमरजेंसी हटने के बाद जब 1977 में आम चुनाव हुए, तो लोगों ने लोकतंत्र से छेड़छाड़ करने के लिए इंदिरा गांधी को सबक सिखाने का निर्णय लिया, और इसका ये नतीजा रहा कि देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी का सरकार बनाना एक ऐतिहासिक क्षण था और इस बात का प्रतीक था कि देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। देश के आम आदमी को ये यकीन हो चला था कि उसकी उंगली में इतनी ताकत है कि वो तख्ता पलट कर सकता है, और अगर वो किसी को कुर्सी पर बैठा सकता है तो उसे कुर्सी से हटा भी सकता है। यहाँ पर एक बात अहम है और जिसकी तरफ हमारा ध्यान कम जाता है, वो है चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराना। लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए बेहद आवश्यक है कि उन्हें यकीन रहे कि जिसे उन्होंने वोट दिया है आखिर में जीत कर वही सरकार भी बना रहा है। इस तथ्य से तो हम और आप अच्छी तरह अवगत हैं कि 1987 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जो धांधली हुई थी, उसने कश्मीर में आतंक का बीज बो दिया था। लोगों में चुनाव नतीजों को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश था और इसी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया और कश्मीर में दखल देना शुरू कर दिया, जो कि बाद में जाकर आतंकवाद का रूप ले लिया। 1987 में हुए चुनावी धांधली की सजा आज तक सारा देश भुगत रहा है, और 90 के दशक से लेकर आज तक हमारे हजारों सोल्जर्स और पुलिसकर्मी कश्मीर की सुरक्षा के खातिर शहीद हो चुके हैं। कश्मीर जिसके बारे में कभी ये तक कहा गया था, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, अब आतंक का पर्याय बन चुका था। 1987 में हुए चुनावी धांधली से हमारे लोकतंत्र ने सबक लिया, और उसके बाद ऐसी घटना की फिर दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हुई। अपनी गलतियों से सबक सीखना हमारी डेमोक्रेसी का मैच्योर होना दिखाता है। यहाँ पर मैं टीएन सेशन और जेएम लिंगदो जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का खास तौर पर जिक्र करना चाहती हूँ, जिन्होंने इलेक्शन प्रोसेस की सैंक्टिटी को मेंटेन रखा और आने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए एक बेहतरीन मिसाल छोड़ गए। कश्मीर की वादियों से निकलकर अब हम आते हैं वीरों की जन्मस्थली बंगाल की तरफ। 60 के दशक तक बंगाल में कांग्रेस का राज था, मगर मार्च 1967 में हुए नक्सलबाड़ी मूवमेंट ने कांग्रेस को बंगाल में कमजोर कर दिया। नक्सलबाड़ी गांव वो जगह जहां से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई, और यहीं से नक्सल शब्द भी निकल कर आया। नक्सलबाड़ी मूवमेंट को लीड कर रहे थे चारू मजुमदार, और नक्सल मूवमेंट की शुरुआत किसानों ने उन पर जमींदारों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ की थी।
इस नक्सल मूवमेंट ने बंगाल पॉलिटिक्स को रीडिफाइन कर दिया और 1967 के बाद गन्स और बॉम्ब्स बंगाल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुके थे, ना केवल गांव में बल्कि शहरों में भी। बंगाल के इंटीरियर्स में तो क्या, कलकत्ता में भी पॉलिटिकल किलिंग एक आम सी बात होती जा रही थी। वायलेंस अब बस नक्सल तक सीमित ना रहकर पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि सीपीआईएम और कांग्रेस के बीच में भी शुरू हो गई थी। এই মুহূর্তে আমি আছি বর্ধমানের সেই কুখ্যাত সাঁইবাড়িতে। কুখ্যাত এই কারণ 1970 সালের 17ই মার্চ ঘটে গিয়েছিল এক নৃশংস ঘটনা। আমরা আছি সাঁইবাড়িতে, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শ্রী বিজয় সাঁই। ওনার কাছ থেকে জেনে নেব ঠিক কী ঘটেছিল সেই দিন। আমাদের মাস্টারমশাই জিতেন রায় তখন পড়াচ্ছিলেন আমাদের। ওদিকে সিপিএমের একটা মিছিল যাচ্ছিল। হঠাৎ মিছিলটা এসে আমাদের বাড়িটাকে ঘিরে ফেলে। মাস্টারমশাই বেরিয়ে কি হয়েছে দেখতে গেলে ওরা হঠাৎ মাস্টারমশাইকে এলোপাথারি মারতে শুরু করে। আমি ঠাকুর ঘরে লুকিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু ওরা ঠাকুর ঘরে ঢুকে আমাকে টেনে এনে আমার মাথায় মারে আর আমি অজ্ঞান হই। আরেক ভাই ছাদ দিয়ে ও ঘরের পাশে করে ঢুকে পড়েছিলেন, ওনাকে টেনে বার করে রাস্তাতেই। একই পরিবারের 3 ছেলে নবকুমার, প্রণব আর মলয় সাঁই আর তাদের মাস্টার মশাই জিতেন রায়কে কেন হত্যা করা হয় জানেন? কারণটা সম্পূর্ণই রাজনৈতিক। সাঁইরা তখন বিখ্যাত এক কংগ্রেস পরিবার হিসেবে পরিচিত। সাঁইদেরকে সিপিএমে যোগ দিতে বললে তারা রাজি হয় না, আর তারই ফলস্বরূপ এই হত্যালীলা। हालात इतने खराब थे कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने गुंडे पाल रखे थे और इसी गुंडागर्दी के दम पर 1972 में स्टेट असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस की जीत हुई। 1972 की इस चुनावी जीत ने बंगाल में एक तरह से वायलेंस को, पॉलिटिकल वायलेंस को लेजिटिमेट सा बना दिया। भले ही लेफ्ट पार्टी हार गई, मगर उसका इन्फ्लुएंस बंगाल पॉलिटिक्स में बढ़ता चला गया और 1977 में सीपीआईएम कांग्रेस को हराकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हो गई। सीपीआईएम के शासनकाल में पॉलिटिकल वायलेंस ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गया और 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद भी ग्राउंड सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आया। 2018 में हुए पंचायत चुनाव में 30% टीएमसी कैंडिडेट्स अनकंटेस्टेड जीत गए और वहीं 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में रिजल्ट्स आने के बाद हुई हिंसा में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर 14 बीजेपी वर्कर्स की हत्या का आरोप लगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आते ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें सामने आने लगी हैं। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद टीएमसी के समर्थकों ने जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू कर दिए हैं। बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का इतिहास काफी पुराना है, मगर अब समय आ गया है कि इस गंदी राजनीति का अंत हो। वायलेंस चाहे बंगाल में हो या फिर यूपी में, हमारे देश को कमजोर करता है और इसका हमारी डेमोक्रेसी में कोई स्थान नहीं हो सकता। धन्यवाद दोस्तों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।